हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। हमारे इस ज्ञान विद डी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी। बहुत से दोस्तों को इस सब्जेक्ट से डर लगता होगा, परंतु आइए आप मेरे साथ पढ़िए और देखिए, क्लास ख़त्म होने तक आपको ये विश्वास हो जाएगा कि बायोलॉजी सच में एक मनोरंजक चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आगामी परीक्षाओं से, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल या ग्रुप डी, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी का अर्थ क्या है, बायोलॉजी कहते किसे हैं। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ है लिविंग और लॉजी का अर्थ है स्टडी, अर्थात सजीव या जीव, और स्टडी मतलब अध्ययन, यानी कि जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो वर्ड है बायोलॉजी, बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है या ये किस भाषा का शब्द है। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम जानेंगे कि बायोलॉजी के जनक कौन है। तो बायोलॉजी के जनक हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इन्होंने विज्ञान के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिया है। तो हम जान चुके हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। और ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और जीव विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान को दो ब्रांचेज में या दो शाखाओं में बांटा गया है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो जीव विज्ञान की पहली शाखा है जूलॉजी, जूलॉजी। दूसरी शाखा है बॉटनी, जूलॉजी। जूलॉजी का अर्थ क्या है? जू का अर्थ है एनिमल, एनिमल, और लॉजी का अर्थ है स्टडी, यानी कि जंतुओं का अध्ययन। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार बॉटनी किसे कहते हैं? तो बॉटनी कहते हैं पादपों के अध्ययन को, पादपों या पौधों के अध्ययन को। पौधों के लिए ही पादप शब्द का उपयोग जो है विज्ञान में किया जाता है। ठीक है। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जूलॉजी के जनक कौन है और बॉटनी के जनक कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जूलॉजी, उसके बाद हम बॉटनी के बारे में देखेंगे। तो जूलॉजी के जनक
यह जो जूलॉजी वर्ड है इससे संबंधित कौन है? तो इससे संबंधित हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इनको ही जूलॉजी का जनक या पिता कहा जाता है। पहले आपने पढ़ा बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि जूलॉजी के बारे में इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। और ये जो वर्णन है इन्होंने एक बुक में किया है। इन्होंने सबसे पहले जूलॉजी पे एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनामिलिया। इन्होंने इस बुक में लगभग 500 से 1000 विभिन्न प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने जीवों के बारे में जानकारी दी है कि कौन से जीव क्या करते हैं, ये जीव कैसे दिखते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जीवों को एक क्राइटेरिया में बांटा, कौन से जीव क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान क्या है। तो उस क्राइटेरिया को हम समझेंगे। उस क्राइटेरिया को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं। इन्होंने पहला क्राइटेरिया दिया है मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं अकारिकी। और अकारिकी का अर्थ होता है बाह्य संरचना के बारे में जानकारी। यानी कि जो जीव हैं उनकी बाह्य संरचना कैसी है, उनके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितने कान हैं, 2 पैर से चलते हैं, 4 पैरों से चलते हैं, उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर कोमल है या शरीर पे बहुत सारे बाल हैं, उनका मुंह कैसा है, लंबा है जैसे हाथी का होता है, जिराफ है जैसा है, या छोटा मुंह है। इसके बारे में उन्होंने मॉर्फोलॉजी में लिखा है। दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी। और एनाटॉमी को हम बोलते हैं आंतरिक संरचना। यानी कि जो जीव हैं उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, उनके इंटरनल ऑर्गन कैसे हैं, कितनी किडनी है, फेफड़े हैं कि नहीं है, हार्ट है कि नहीं है, इत्यादि। इन सब के बारे में एनाटॉमी के अंतर्गत जानकारी दी गई है। और तीसरी क्राइटेरिया उन्होंने बांटा है जिसका नाम है फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी को हम बोलते हैं कार्यिकी। और कार्यिकी का अर्थ है इनके कार्य। यानी कि जो जीव हैं क्या कार्य करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान क्या है, इसके बारे में उन्होंने फिजियोलॉजी के अंतर्गत वर्णन किया हुआ है। ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जूलॉजी का अर्थ क्या है? जंतु विज्ञान। जू का अर्थ होता है एनिमल, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं अरस्तु। और अरस्तु ने जूलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। और उस बुक में उन्होंने जीवों को अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा है जिसका नाम हम नीचे लिखे हैं मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जिसे हम अकारिकी कहते हैं। अकारिकी के अंतर्गत जीवों की बाह्य संरचना कैसी है इसके बारे में उन्होंने बताया है। एनाटॉमी आंतरिक संरचना, यानी जीवों की जो आंतरिक संरचना है यानी उनके अंदर की बनावट कैसी है, इंटरनल ऑर्गन कैसे हैं यानी आंतरिक अंग कैसे हैं, उसके बारे में बताया है। तीसरा है फिजियोलॉजी, यानी कि कार्यिकी। ये जो जीव हैं उनके कार्य क्या हैं, वे क्या कार्य करते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनका निवास स्थान क्या है, इत्यादि के बारे में जानकारी उन्होंने दी है। अब ये तो हो गई जूलॉजी की बात। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बॉटनी। बॉटनी, तो बॉटनी के ऊपर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस।
उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया और इन्हें ही हम बॉटनी का जनक कहते हैं या वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इसके जनक हैं थियोफेस्टस, ठीक है। बॉटनी के जनक थियोफेस्टस हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पौधों के ऊपर जानकारी इकट्ठी की और एक बुक लिखा और उस बुक में उन पौधों के बारे में लिखा है और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ठीक है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों की जानकारी इस बुक के अंतर्गत लिखा है। अब हम ये पढ़ चुके हैं जूलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से कैसे कैसे जीव आते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो जीव हैं वो किसी न किसी प्रकार से अर्थात प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं ताकि वे अपना भोजन प्राप्त कर सकें, अपना विकास कर सकें, अपना पोषण कर सकें। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सेल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट हेडिंग होगी जीवों के गुण या सजीवों के लक्षण। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी लिविंग थिंग्स। सजीवों के लक्षण या गुण। यदि हम आपसे कहें कि सजीव और निर्जीव के बीच अंतर क्या है, उनके गुण क्या हैं, तो आप सीधा सीधा बताएंगे सजीव निर्जीव। सजीव को बोलते हैं लिविंग थिंग्स, निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब आप कहेंगे ये श्वसन करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। दूसरा, ये भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ये नहीं करते हैं। ये पाचन करते हैं, ये नहीं करते हैं। ये उत्सर्जन करते हैं, ये नहीं करते हैं। इत्यादि कई प्रकार के अंतर हैं सजीव और निर्जीव में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है, वो है सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भवन का निर्माण करना है, किसी घर का निर्माण करना है, तो क्या करते हैं हम, एक एक ईंट को रखते जाते हैं, ठीक है, एक एक ईंट को रखते जाते हैं, उससे दीवार का निर्माण होता है और कई दीवारों के निर्माण से भवन का निर्माण हो जाता है, घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से किसी भी जीव को बनने के लिए सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सेल, बहुत सारी सेल मिलकर के किसी जीव का निर्माण करते हैं। और यही जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर है। सजीवों में कोशिकीय संगठन होता है और निर्जीव में ये नहीं होता है। ये दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। तो हम सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो यदि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।